किसने सोचा होगा कि सैफ अली खान पर इस तरह से हमला होगा। आरोपी गिरफ्तार होगा, लेकिन हमले की गुत्थी सवालों में ही उलझ जाएगी। तभी तो 15 दिन बाद भी सवाल वहीं के वहीं हैं, लेकिन एक बात पर ध्यान किसी का नहीं गया, और वो ये कि क्या शरीफुल के पीछे कोई घर का भेदी भी था। सैफ पर किसने किया जानलेवा हमला। सैफ अटैक केस में एक आरोपी और 100 सवाल। 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सवाल वहीं के वहीं हैं। 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हमले की गुत्थी वहीं की वहीं है। 15 दिन गुजर चुके, लेकिन हमले की थ्योरी वहीं की वहीं है। भेदी कौन, सब हैं मौत। किसी भी क्राइम की जांच के लिए 15 दिन का वक्त ना तो कम होता है, ना ही कोई ज्यादा। ऐसे में जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हो, पुलिस को आरोपी के गुनाह पर यकीन हो और आरोपी के मकसद और हमले की थ्योरी पर पुलिस को भरोसा हो, तब यह मान लिया जाता है कि पुलिस केस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और उसके पास वो सारे सबूत हैं जो किसी हमलावर के गुनाह को साबित करने के लिए काफी है। लेकिन इधर दिन बढ़ रहे, उधर सवालों की संख्या बढ़ रही, इधर जांच बढ़ रही, उधर संदेहों का दायरा बढ़ता रहा, क्योंकि पुलिस को अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि हमलावर सैफ के घर तक पहुंचा कैसे। क्योंकि जिस तरह से 16 तारीख की रात को हमलावर सैफ के घर में दाखिल हुआ और जहांगीर के कमरे तक पहुंच गया, इससे शक और गहरा जाता है कि जैसे वो पहले से ही सब कुछ जान रहा था। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि हमलावर ने क्या अकेले ही सैफ के घर चोरी करने का फैसला किया। क्या हमलावर को पता था कि सैफ अली खान अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर रहते हैं? हमलावर को घर के रूट, सीढ़ियों और डक्ट की जानकारी कहां से मिली? क्या हमलावर को सैफ के घर के अंदर पहुंचने में किसी ने मदद की? हमलावर को जहांगीर के कमरे और बाकी हिस्सों की जानकारी थी? क्या यह बिना मदद के वहां पहुंचना संभव है? और आखिर सवाल ये कि क्या इनसाइडर ने ही साजिश रची थी? शायद इसलिए भी पुलिस ने सैफ के घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की थी। हालांकि पुलिस किस नतीजे पर पहुंची, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। अब आते हैं हमले की एक और थ्योरी पर। अब आप चाकू को ही ले लीजिए, जो एफआईआर होने तक हेक्सा ब्लेड था और सैफ की पीठ से निकलने के बाद चाकू बन गया। फिर सवाल तो लाजमी है, ये चाकू की मिस्ट्री क्या है? सैफ की पीठ में क्या धंसा था? चाकू 3 टुकड़ों में टूटा कैसे था? अभी जिस तरीके से मैटर में लूपहोल्स हुए हैं, जैसे लीलावती के हॉस्पिटल के टाइमिंग्स के हिसाब से, और मैटर में जो दिखाया गया है कि जो वेपन यूज़ किया गया है, उसमें भी हेक्सा ब्लेड को लेकर भी जो एफआईआर के स्टेटमेंट में दिया गया था कि वो हेक्सा ब्लेड है, कि हेक्सा ब्लेड के जैसा शार्प वेपन यूज़ करके मुझे वहाँ पे मारा गया था। तो और लेकिन जो सैफ की बॉडी में से जो नाइफ़ का टुकड़ा जो निकला है, वो भी हेक्सा ब्लेड जैसा नहीं है। तो वो प्रॉपर एक नाइफ़ है, वो एक काफ़ी डिस्क्रिपेंसी है। 16 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला हुआ। सैफ की नर्स एलियामा फिलिप से हमलावर का सामना हुआ। दोनों के बीच झड़प हुई। तब एलियामा ने उसके हाथों में 2 चीजें नोटिस की थी। पहली चीज थी छड़ी, जो उसके बाएं हाथ में मौजूद थी। दूसरी चीज थी हेक्सा ब्लेड, जो उसके दाएं हाथ में मौजूद थी। एलियामा फिलिप की माने तो हमलावर ने उसी चाकू से सैफ पर हमला किया था। सैफ बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऑटो से अस्पताल पहुंचाए गए। सुबह में सैफ की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। 6 घंटे तक सर्जरी चली। फिर डॉक्टरों ने उस हथियार की तस्वीर रिलीज की जो कि सैफ की पीठ में फंसा हुआ था। जब वो तस्वीर सामने आई तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि सैफ की पीठ से हेक्सा ब्लेड का टुकड़ा नहीं बल्कि किसी चाकू का टुकड़ा था जो 2.5 इंच लंबा था। सवाल पैदा हुआ कि क्या सैफ पर हेक्सा ब्लेड से नहीं बल्कि चाकू से हमला हुआ था।
क्या नर्स एलियामा की चाकू की पहचान करने में कोई भूल हो गई थी? सैफ की मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ के शरीर पर कुल 5 हमले हुए थे। रिपोर्ट में पुलिस ने घाव शब्द का जिक्र किया था, लेकिन बाद में अस्पताल ने चाकू के टुकड़े की तस्वीर रिलीज की थी। यानी सैफ के शरीर में जो धंसा था वह हेक्सा ब्लेड नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? नर्स को हेक्सा ब्लेड और चाकू में डिफरेंस पता होता है। क्या एलियामा फिलिप की गलती की वजह से? एक अनचाहा सवाल खड़ा हो गया। भूल ये नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें अच्छी बातें शायद हम भूल सकते हैं, जो बुरी वारदात होते हैं एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि वो इंसान कभी वो चीज़ भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो इंसिडेंट जो उनके घर पे हुआ है और उनकी आंखों के सामने हुआ है, तो वो कोई ऐसा वेपन जैसी चीज़ को नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल है। आरोपी के वकील ने एक सवाल और खड़े किए और वो सवाल था चाकू के टूटने को लेकर। आरोपी के वकील संदीप शेखाने के मुताबिक कोई भी चाकू टूटता है तो वो सीधी लाइन में नहीं टूटता। उसके टूटने के तरीके से पता किया जा सकता है कि वो बीच से काटा हुआ है या टूटा हुआ है। तो नाइफ का पिक्चर आप देखोगे तो नाइफ में स्ट्रेटली कट किया गया ऐसा दिखा है। टूटते वक्त चीज़ें अनइवन टूटती है, सीधे नहीं टूटती है। कभी टूटने वाली चीज़ें का अलाइनमेंट्स काफ़ी अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो वो भी एक काफ़ी डिस्क्रिपेंसी आ गई है वेपन में भी। आरोपी के वकील संदीप शेखाने ने लीलावती अस्पताल के मेडिकल लीगल रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिपोर्ट में इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि सैफ की बॉडी में कोई गहरा घाव भी था। हालांकि अस्पताल ने जानकारी दी थी कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का टुकड़ा धंसा था, जिसे 6 घंटे की सर्जरी के बाद निकाल लिया गया। हमला किया गया है। अगर आपने सैफ के मेडिकल रिपोर्ट देखे होंगे तो उसमें लैसिरेशन है, ओनली लैसिरेशन है। मेरे पास वो रिपोर्ट है। लैसिरेशन ऑन एल्बो, नेक, लैसिरेशन ऑन लोअर, लैसिरेशन ऑन बैक, ओनली लैसिरेशन। देयर इज नो डीप वुंड, देयर इज नो डीप वुंड विच बी सस्टेन्ड इन द बॉडी ऑफ द सैफ। ऐसा कोई डीप वुंड उनके बॉडी में नहीं है। अगर लैसिरेशन करते हैं तो लैसिरेशन के लिए नाइफ की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये सोचिए, फॉर द लैसिरेशन नाइफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड नाइफ has been recovered from the Saf body, and they are saying hexa blade, and there are total 3 statement versions, are 3 version, different versions are there. देखिए, आरोपी ने हमें कुछ भी भ्रमित गुमराह नहीं किया है। आरोपी ने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज हम लोगों ने जो भी फिजिकल एविडेंस था, जो आप नाम ले रहे हैं नाइफ, हेक्सा ब्लेड, ये सब चीज की रिकवरी की है और उसके बाद उसका तपासनी अहवाल हमारे पास आएगा। हालांकि पुलिस के पास अभी तक इस बात की जानकारी नहीं कि आरोपी ने चाकू कहां से खरीदा था या फिर लिया था। 19 जनवरी को पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी बहुत सी चीजों की जांच बाकी है, इसलिए उसने कोर्ट से आरोपी की रिमांड भी मांगी थी। आरोपी का सीसीटीवी के आधार पर फेस रिकॉग्निशन करवाना है। शरीफुल की फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। शरीफुल के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे की डीएनए रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। शरीफुल के साथ कोई और भी था, ये भी जांच बाकी है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शरीफुल अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। उसने पहले तो सैफ के घर की रेकी की होगी, फिर बैकपैक में हेक्सा ब्लेड या चाकू ले गया, फिर अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, सीढ़ियों के जरिए डक तक पहुंचा, फिर अंदर घुसकर हमला किया और जब उसे दरवाजे में बंद कर दिया गया तो वो आसानी से वहां से भाग भी निकला। कुछ ऐसा ही सवाल आरोपी के वकील का भी है। उन्होंने बोला गया था कि उनको एक रूम में लॉक कर दिया गया था। अभी मुझे वो भी एक क्वेश्चन है, डाउट लगता है कि जो लॉक, अगर एक बेडरूम में जो लॉक करने का सिस्टम होता है वो अंदर से होता है, अंदर से लॉक किया जा सकता है, और एक जो लॉक होता है नॉर्मल लॉक होता है कि कोई भी टर्न करे तो ईज़िली अंदर वाला बाहर जा सकता है, बाहर वाला अंदर आ सकता है। अभी जो लॉक ऐसा तो नहीं है कि मेन डोर लॉक के जैसा लॉक हर एक बेडरूम में लगाया जाए, ऐसा तो नहीं होता है। अगर पुलिस का वर्जन माने तो उसके पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जो किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जरूरी होते हैं, और उन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की भी जांच कर रही है। वो सबूत फिजिकल भी हैं, टेक्निकल भी और ओरल भी।
आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। फिलहाल आरोपी अभी जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस के सामने चुनौती है जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की, ताकि इस अटैक केस पर पड़ी धूल को हटाया जा सके और आरोपी को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।